बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टोटल अल्कलिनिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल अल्कलिनिटी ऑफ एज ए कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। इसको हम सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। पानी के जो सैंपल्स होते हैं वाटर के या बाकी जो सॉलिड सैंपल होते हैं उनकी अल्कलिनिटी हमने कैसे मालूम करनी है। उसके बाद उसमें कार्बोनेट को कैसे मालूम करना है, बाइकार्बोनेट को कैसे मालूम करना है, और टोटल हार्डनेस जो है उसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो हम फिर बारी बारी इनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल अल्कलिनिटी को मालूम करते हैं कि टोटल अल्कलिनिटी हम वाटर के सैंपल से या बाकी जो सॉलिड सैंपल होते हैं बॉयलर पाइप्स के उसमें हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले टोटल अल्कलिनिटी को हम मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने वाटर सैंपल ले लिया, ये यहाँ पर वाटर सैंपल और 100 ml वाटर सैंपल हमने ले लिया। अब इसकी हमने जो है टोटल अल्कलिनिटी मालूम करनी है। तो इसके लिए अब हमारे पास जो टाइट्रेशन के लिए हमारे पास एसिड होना चाहिए, और वो हम HCl को ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल HCl है हमारे पास, और इसकी जो कंसनट्रेशन है वो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन है। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो इंडिकेटर्स है वो होना चाहिए pH यानी फेनिफ्थलीन इंडिकेटर होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर होना चाहिए। और जो फेनिफ्थलीन इंडिकेटर है ये pH यानी कि आप यूँ समझे कि फेनिफ्थलीन इंडिकेटर जो है pH 8.3 तक जो है ये से अबाव जो है, यानी कि अबाव pH 8.3 दैट इज इफेक्टिव। और ये यहाँ उस पीच से अगर 8.3 से ज़्यादा है तो ये पिंक कलर देता है, और जैसे ही pH 8.3 हो जाए 8.3 हो जाए तो फेनिफ्थलीन जो है उसका कलर गायब हो जाता है, यानी वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। यानी आप यूँ समझे कि यहाँ पर अगर हमारे पास, फिर हम इसको बाद में पढ़ेंगे जो कलर के हवाले से। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है ये pH 4.5 तक जो है ना ये कलर चेंज करता है। इसकी जो ट्रांजिशन रेंज है, यानी जैसे ही pH 8.3 से कम हो जाए, यानी से लेस देन 8.3, तो ये उसके बाद फिर हम जब सोल्यूशन में इसको डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को, तो उसका कलर जो है पहले येलो होगा। तो जैसे ही फिर pH 4.5 पे जाएगी तो ये फिर उसमें यानी कि उसमें कन्वर्ट होगा रेडिश टाइप, यू कैन से दैट इज पिंक, ठीक है ना। इसमें कलर इसका बनेगा तो फिर वो हमारा एंड पॉइंट होगा, वो pH 4.5 होगा। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि इसको यानी कि जो टाइट्रेशन है इसको कंट्रोल करने के लिए आपने इलेक्ट्रोड को लेना है। तो इलेक्ट्रोड जो पीच ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको इस सॉल्यूशन के अंदर यानी कि लगाना है। तो यानी इलेक्ट्रोड को, तो उसके बाद फिर ऊपर से जो है ना HCl का जो सोल्यूशन है हमारे पास जो 0.2 मोलर जो HCl है उसको आप ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इसमें ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो उसका यानी कि चूँकि एसिडिक है तो इस सोल्यूशन का पहले अगर pH हो यानी कि अगर pH इज़ ग्रेटर देन 8.3 तो ये सोल्यूशन फिर जो पानी का सैंपल होगा वो पिंक कलर में होगा। तो जैसे ही एडिशन ऑफ HCl को कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर इसका pH कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जैसे ही फिर 8.3 के पे आ जाएगा तो ये यानी कि सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो फिर उस सूरत में आपने जो पहला वॉल्यूम है, यानी अगर आप इलेक्ट्रोड को यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोड भी आपको pH बता देगा कि ये 8.3 पे आ गया, और अगर आप फेनिफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो भी आपको बता देगा कि जब इसका कलर गायब होगा तो कि वो pH 8.3 पे आ गया। अब इस दौरान आपने जो HCl है उसका जो वॉल्यूम है उसको नोट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो फेनिफ्थलीन यानी जो फर्स्ट वॉल्यूम यूज़ हुआ है हमारे पास
वो है 5 ml। 5 ml अप टू पीएचओ, यानी पीएचओ 3 तक, 8.3 तक जो पहला एंड पॉइंट है वो 5 ml हमारे पास HCl यूज़ हो गया। तो उसके बाद फिर आपने जैसे ही पीएच 8.3 आ जाए, आपने जो है उसमें फिर क्या डालना है, मिथाइलो ऑरेंज इंडिकेटर को डालना है। तो जैसे ही मिथाइल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जब पीएच हमारा यानी कि 8.3 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ऐसे पिंक होगा। पेनिसिलिन इंडिकेटर डालने के बाद इसका जो सोल्यूशन का कलर होगा वो पिंक होगा। तो उसके बाद जब आप एडिशन ऑफ यानी कि यहाँ पर आप एडिशन ऑफ HCl को करेंगे यहाँ पर, तो उससे क्या होगा, स्लोली जब जैसे ही ये पीएच हो यानी कि 8.3 पे आ जाएगा तो ये जो कलर है पिंक, ये क्या हो जाएगा, कलर गायब हो जाएगा। यानी अभी इस तरह सोल्यूशन का कलर गायब हो गया। तो जैसे ही सोल्यूशन का कलर गायब हो गया तो इसका मतलब ये कि पीएच 8.3 पे आ गया। तो अब आपने उसके बाद फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को इस सोल्यूशन के अंदर डालना है यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है पहले आपको यहाँ पर येलो सोल्यूशन देगा, कलर देगा सोल्यूशन का, यानी कि ऐसे कोई कलर देगा आपको, इस तरह का मिलता जुलता कलर देगा। तो उसके बाद फिर आप एडिशन ऑफ जो HCl है इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे ही आप पीएच यानी कि 8.3 से कम हो गए, ये 8.3 से कम हो के पीएच 4.5 पे आ जाएगा, तो उस सूरत में ये जो सोल्यूशन है इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। नहीं, सोल्यूशन का कलर कोई इस तरह का हो जाएगा। तो ये इस कलर, तो इस सूरत में हमारे पास पीएच जो होगा वो 4.5 होगा। तो इस तरीके से आप इन इंडिकेटर को यूज़ करके इसको यानी कि सोल्यूशन जो है उसको टाइट्रेशन कर सकते हैं वाटर के सैंपल की। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो 4.5 यानी कि 4.5 का पीएच है, यहाँ पर हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम यूज़ हो गया वो 20 ml है, यानी कि V2 इज इक्वल टू 20 ml। तो हमारे पास ये V2 टोटल वॉल्यूम है। अब हमने क्या करना है, हमने जो टोटल वॉल्यूम है इससे पहले वॉल्यूम को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिख लें तो V3 जो है यानी सेकेंड एंड पॉइंट का ये V3 वॉल्यूम है। तो वी कैन से दैट V2 माइनस V1। तो अब हमारे पास V2 जो है वो 20 ml है और उसके बाद जो V1 है वो 5 है। तो हमारे पास V3 जो आएगा वो 15 ml जो है हमारे पास ये आ गया। हमारे पास एक वॉल्यूम जो है वो हो गया V1। तो हमारे पास एक वॉल्यूम जो हो गया ये V1 हो गया 5 ml, और दूसरा वॉल्यूम जो होगा वो V3 और 15 ml। तो ये हमारे पास दो वॉल्यूम हो गए। अब दूसरा तरीका ये है कि ये तो मैंने आपको यानी कि इंडिकेटर बेस पे आपको बता दिया। तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इलेक्ट्रोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में, यानी कि अगर इसको टाइट्रेशन के दौरान, तो उसका भी तरीका ये है कि आप इंडिकेटर की बजाय इलेक्ट्रोड को यूज़, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है तो इसको आपने एक सोल्यूशन को में डिप कर दिया। तो जैसे ही आप एडिशन ऑफ शेल करेंगे तो इसका पीएच तो पहले होगा 8.3 से अगर ज़्यादा है, तो जैसे ही उसमें आप एडिशन ऑफ एसिड करेंगे तो उसका जो पीएच है वो नीचे यानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एसिड ऐड कर रहे हैं। तो जब आप एसिड सोल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका पीएच डाउन हो जाता है। तो जैसे ही 8.3 पे पीएच आएगा तो आपने जो है ना एडिशन ऑफ जो टाइट्रेंट है HCl उसको रोकना है और फिर वॉल्यूम नोट करना है। तो उस सूरत में भी आप कंसिडर कर ले कि ये 5 ml यूज़ हो गया। उसके बाद फिर जो है इसको नोट करने के बाद फिर आपने मज़ीद एडिशन ऑफ HCl करना है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड यानी पीएच मीटर आपको बता देगा कि पीएच 4.5 पे आ गया है आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, तो आपने इसको स्टॉप करना है टाइट्रेशन को, और स्टॉप करने के बाद फिर आपने वॉल्यूम को नोट करना है कि वॉल्यूम कितना यूज़ हो गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पहले भी जिक्र किया कि 20 ml 4.5 pH तक यूज़ हो गया। तो टोटल वॉल्यूम, इसके बाद फिर आपने जो टोटल वॉल्यूम है V2 से V1 को माइनस करना है, यानी कि 20 माइनस 5। तो हमारे पास जो दूसरा यानी कि स्टेप है उसमें 15 ml वॉल्यूम यूज़ हो गया।
तो इस तरीके से आप जो है वो अल्कलिनिटी वो मालूम कर सकते हैं। अब अल्कलिनिटी क्या है? एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी यानी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यानी कि वाटर की वाटर यानी कि एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारे पास जो वाटर का सैंपल है तो इसमें हम जितना ये A4.5 तक जो है एसिड को कंज्यूम करेगा तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? अल्कलिनिटी है। तो इसको हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में हमारे पास ये यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl है वो है 0.2। सो 0.2 मिलीमोल पर ml। हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज हुआ है वो 20 ml ऑफ HCl। तो हमारे पास ml कट जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद मोल रेशो जो है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का जो मोल रेशो है वो यानी 2 मिलीमोल ऑफ HCl will react with 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास मिलीमोल कट जाएगा। यहाँ पर ये भी HCl है। तो मिलीमोल ऑफ कार्बोनेट इस उसके बाद जो फार्मूला वेट है 100.09 मिलीग्राम पर मिलीमोल। तो ये हमारे पास अब कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट तो ये हमारे पास मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये कट गया। तो उसके बाद हमारे पास मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रह गया। तो इसमें हमारे पास जो हमने सैंपल लिया है वाटर का जो सैंपल है वो 100 है। तो डिवाइडेड बाई 100 ml ऑफ सैंपल। उसके बाद जो ये हमारे पास जो ml है इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 ml विल बी इक्वल टू 1 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर ml और ml कट जाएगा। तो हमारे पास ये यूनिट जो बच गया हमारे पास बच गया मिलीग्राम। ये यहाँ पर हमारे पास मिलीग्राम यूनिट है और ये लीटर। तो मिलीग्राम पर लीटर यूनिट हमारे पास बच गया। तो अब हम यानी ये बाकी सारे यूनिट कैंसिल हो गए। तो ये ppm के बराबर होता है। मिलीग्राम पर लीटर जो है दैट इज इक्वल टू ppm। तो अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0.2। तो बाकी तो सारे यूनिट कैंसिल हो गए। 0.20 डिवाइडेड बाई 1/2 100.09 ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला वेट था। तो उसके बाद 1/100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लीटर। तो अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी हमारे पास ये जो है जो वैल्यू आ गई 2000 milligram per liter, we can say that is equal to 2000 ppm because milligram per liter is equal to ppm। तो हमारे पास जो आंसर आ गया टोटल अल्कलिनिटी का जो आंसर है हमारे पास यानी हम लिख सकते हैं कि टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 2000। टोटल अल्कलिनिटी जो है
टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 2000 ppm। तो ये हमारे पास अल्कलिनिटी का रिजल्ट है 2000 ppm। तो अब अगर देखा जाए, हमने यहाँ पर टू मिलीमोल लगाया था, 2 मिलीमोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब ये मोल रेशो हमने इसको मालूम करना है कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl, यानी यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन चेक करते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl and that will give CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। अब अगर हम इस एक इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लोरीन है वो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगाते, तो इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो बाकी कैल्शियम भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और एक ये है, 3 हो गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, तो बैलेंस हो गए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम अगर इस पर गौर करें तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ HCl। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोल रेशो है वो 1.2 है। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 2 मिलीमोल ऑफ HCl। ये यानी कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर ये लिखा हुआ है कि 1 मिलीमोल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2 मिलीमोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से आप मोल रेशो को निकाल सकते हैं। अब अगर इसी यानी कि सैंपल का जो 100 ml हमने लिया था ऑफ वाटर, यानी कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल हमने जो लिया था, उसमें अगर हम कार्बोनेट मालूम करना चाहें कि वो कार्बोनेट कितनी है या बाइकार्बोनेट उसके अंदर कितना है, तो हम उसको भी मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास 100 सैंपल था। अब हमने वॉल्यूम जो देखा था कि इसमें V1 यूज़ हुआ था 5 ml और V3 हमारे पास था, यानी कि जो सेकंड था वो हमारे पास था 15 ml। तो अब इस तरीके से आप जो है कार्बोनेट को भी मालूम कर सकते हैं और बाइकार्बोनेट को भी मालूम कर सकते हैं। तो हमने पहले जो है कार्बोनेट को मालूम करना है, CO3। तो कार्बोनेट को मालूम करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है इसका, यानी कि हमारे पास HCl था 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन हमारे पास है। तो अब इसका जो रिएक्शन होगा कार्बोनेट का उसके साथ HCl के साथ, तो अगर हम देखें जो हाफ रिएक्शन है यानी CO3 -2 प्लस यहाँ पर H अगर हम कर लें तो ये हमारे पास होगा H2CO3, you can say HCO3 HCO3। तो अब कंप्लीट जो रिएक्शन इसका होता है ये होता है H2CO3, यानी यहाँ पर आप देखें ना तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया यहाँ पर। इट मीन्स दैट 1 मोल ऑफ carbonate reacts with 2 mole of HCl, तो the ratio is 1:2। अब हम इसको इजीली मालूम कर सकते हैं कि कार्बोनेट है इसमें कितने थे। तो हमारे पास जो वॉल्यूम यूज हुआ है 5 ml, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 ml ऑफ HCl, उसके बाद
0.2 जो HCl की जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोलर है, यानी मिली मोल पर ml ऑफ HCl। तो ये यहाँ पर ml ऑफ HCl ये काट जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो हमने रेशो है, रेशो हमारे पास क्या है, HCl का यहाँ पर देखिए 2 मिलीमोल है टू 2 मिलीमोल ऑफ HCl will react with 1 मिलीमोल ऑफ कार्बोनेट। यहाँ पर कार्बोनेट है, ये वाला 1 मिलीमोल है। तो अब यहाँ पर मिलीमोल ऑफ HCl यहाँ पर भी है, ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो उसके बाद हमारे पास मिलीमोल ऑफ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जो है उसका जो फार्मूला मास है, अगर हम यहाँ पर देखें तो CO3 जो है हमारे पास कार्बन का 12 है और 3 ऑक्सीजन है, तो 48 हो जाएगा। तो अगर हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 ग्राम पर मोल या मिलीग्राम पर मोल। तो चूँकि यहाँ पर हमारे पास मिलीमोल है तो हम लगाते हैं मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम पर मिली मोल ऑफ कैन से कार्बोनेट CO3-2। तो अब मिली मोल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास मिलीग्राम जो है ये यूनिट आ गया कार्बोनेट। तो इसके बाद फिर हमारे पास जो हमने सैंपल लिया था वो लिया था 1/100 ml लिया था, तो 100 ml। तो ये हमारे पास मिलीग्राम पर ml हो गया। अब चूँकि हमें रिजल्ट चाहिए मिलीग्राम पर लीटर में यानी ppm में, तो हमने इस ml को भी कन्वर्ट करना है लीटर में। तो उसके लिए फिर हमारे पास हमें पता है कि हम 1000 ml 1000 ml you can say if you write here यानी कि 1000 ml डिवाइडेड बाई 1 लीटर, 1000 ml तो लीटर के बराबर होते हैं। तो अब हमारे पास ml और ये ml कैंसिल हो गए। तो इसके बाद हमारे पास जो यूनिट बच गया वो कौन सा है, वो हमारे यूनिट हमारे पास है मिलीग्राम, ये बच गया, और ये हमारे पास लीटर बच गया। तो मिलीग्राम पर लीटर यूनिट बच गया और मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू ppm। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने ppm कार्बोनेट है हमारे पास। अब हमारे पास 5 इसको हम कैलकुलेट करते हैं 5 ml को नहीं लिखते क्योंकि हमारे पास 5 कैंसिल हो गया। 5 ज़रब इसको में से लगाते 5 ज़रब 0.2 का यूनिट बाकी कैंसिल हो चुके हैं। तो उसके बाद है 60, यहाँ पर हमारे पास 60 बचा हुआ है, और उसके बाद 1000 बचा हुआ है हमारे पास। तो उसके बाद अगर हम डिनोमिनेटर में जाए तो हमारे पास 2 है और 100 है। तो ये हमारे पास फिर जो बच जाएगा, जो यूनिट हमारे पास है मिलीग्राम और पर लीटर, तो ये हमारे पास यूनिट है। तो इसको कैलकुलेट करने से जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 300 मिलीग्राम पर लीटर, या वी कैन से दैट इज 300 ppm ऑफ यानी कार्बोनेट। तो यानी कि हमारे पास जो सैंपल था उसके अंदर 300 ppm ऑफ कार्बोनेट मौजूद है। कार्बोनेट 300 ppm उसके अंदर मौजूद है। तो अब हमने कार्बोनेट मालूम कर लिया। तो हम अब हमने बाई कार्बोनेट जो है उसको मालूम करना है कि उस पानी के अंदर जो है जो 100 ml ऑफ वाटर है उसके अंदर बाई कार्बोनेट कितना है। तो बाई कार्बोनेट को मालूम करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ है, ये हमारे पास 15 ml हमारे पास वॉल्यूम है। तो हमेशा याद रखिए कि बिलो यानी कि बिलो बल्कि वी कैन से दैट फ्रॉम पीएचओ 8.3 से
pH 4.5 तक यहाँ पर मौजूद होते हैं बाइकार्बोनेट। तो अब ये जो वॉल्यूम है 15 ml, ये इस pH के अंदर अंदर है, फ्रॉम pH 8.3 टू pH 4.5। तो ये हमारे पास बाइकार्बोनेट है और हमने इसको मालूम करना है। तो अब हमारे पास पहले तो हम इसका जो रिएक्शन है देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट विद HCl। तो हमारे पास ये बाइकार्बोनेट है HCO3 प्लस H हमारे पास होगा HCl। तो ये हो जाएगा हमारे पास H2CO3, ये प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हमारे पास ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी दो है, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस है। तो उसके बाद कार्बन भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl, यानी 1:1 है। अब कार्बोनेट की केस हमारे पास यहाँ पर 1:2 था, यानी 2 मोल ऑफ HCl था। और यहाँ पर चूंकि बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट में हमारे पास 1 रेशो यानी 1:1 आ गया। तो यानी 1 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl। तो अभी हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। तो कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 15 ml ऑफ HCl हमारे पास यूज हुआ है। और जो HCl की जो कंसंट्रेशन थी, सेम कैलकुलेशन जस्ट वी हैव डन फॉर कार्बोनेट कंसंट्रेशन। सो दैट इज 0.2 मिलीमोल ऑफ HCl, ये हो जाएगा। अब मिलीमोल पर ml ऑफ HCl, तो यहाँ पर ml और ml कट गया, तो हमारे पास मिलीमोल ऑफ HCl रह गया। तो अब जो रेशो हमारे पास सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मिलीमोल ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 1 मिलीमोल ऑफ बाइकार्बोनेट। तो अब 1 मिलीमोल ऑफ HCl यहाँ पर कट जाएगा, तो ये मिलीमोल ऑफ HCl है। तो उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला वेट है HCO3 का, वो कितना है, यानी अगर हम लेके हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 48 होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 61 मिलीग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं 61 मिलीग्राम पर मिलीमोल ऑफ बाइकार्बोनेट। तो अब इसमें हमारे पास जो मिलीमोल है, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिलीग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट हो गया। अब हम लगाते कि जो हमने सैंपल लिया हुआ था पानी का, वो कितना था, वो था 100 ml ऑफ वाटर। तो अब हमारे पास यूनिट जो बच गए वो हमारे पास है, बाकी तो सारे यूनिट हमारे पास कैंसिल हो गए। जो यूनिट हमारे पास बच गए वो ये है, मिलीग्राम है और उसके बाद है ml है। अब चूँकि हमने इसको मिलीग्राम पर लीटर में लेकर जाना है, क्योंकि हमें रिजल्ट ppm में चाहिए, तो हमने फिर इस ml को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए तो हम लिख सकते हैं कि 1000 ml डिवाइड इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब हम यहाँ पर ml और ml ये कट गया, तो हमारे पास ये यूनिट जो बच गया वो लीटर है। तो अब हमारे पास जो यूनिट जो बच गया है वो है लीटर, यानी कि मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि ppm। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना ppm बनता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास से 0.2
तो इंटू 61 इंटू 1000 यूनिट हमारे पास है मिलीग्राम जो बचा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ वाटर सैंपल। ml कैंसिल हुआ है, यूनिट हमारे पास जो बचा हुआ है वो लीटर है। तो ये हमारे पास मिलीग्राम पर लीटर यानी कि ppm में। तो इन वेजेस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास जो जवाब आएगा 1830 1830 milligram per liter. You can say that is equal to 1830 ppm of bicarbonate। तो हमारे पास बाइकार्बोनेट है वो हमारे पास आ गए 1830 ppm ऑफ बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से आप पानी के अंदर जो है ना उसको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को मालूम कर सकते हैं।